हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 06 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, EHI 06 में हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास, जो 1840 से 1949 के बीच का टाइम पीरियड है। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जापान के आर्थिक विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1919 ईस्वी के बीच में चला था। इसमें जो था जापान में आर्थिक विकास हुआ था कि क्योंकि देखिए, इधर पश्चिमी देश के लोग पश्चिमी देश जो थे वो युद्ध में सम्मिलित हो गए थे, तो उनका आर्थिक समृद्धि उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितना जापान का बढ़ा। जापान पे उससे पहले जो था कर्ज था। कर्ज को उतारने के लिए युद्ध में वह जो सामानों का आपूर्ति को बढ़ाता था, मतलब कि सामान जो कमी होता था उनको दिया जाता था पश्चिमी देशों को। तो इससे क्या हुआ कि जापान में जो है आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा सुधरा था। उन्हीं पे टिप्पणी करना है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जापान के आर्थिक विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये 12 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो 12 नंबर में कई बार आपको मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से जानते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करते जाना है ताकि एग्जाम आए तो आप इस पॉइंट को लेके चल सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम आपका वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो जाए। जिसका ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है तो उनको एक तरह से एक आइडिया मिल जाए इसमें लिखना क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, युद्ध से जापान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद मिली। जापानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीरे धीरे हो रही थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो विश्व युद्ध से पहले जापान अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर जैसे ही युद्ध आया जो जापान की अर्थव्यवस्था थोड़ा तेजी से बढ़ी। देखिए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के आने तक जापान गंभीर वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था और इससे का उसकी वृद्धि दर धीमी हो रही थी। युद्ध से पहले जो जापान की अर्थव्यवस्था जो है गंभीर वित्तीय समस्या से जूझ रहा था, ठीक है, और उसकी वृद्धि जो है दर धीमी हो गई थी। देखिए, बाहर के ऋण बढ़ते जा रहे थे, मतलब कर्ज बढ़ते जा रहा था, और इन समस्याओं का मूल कारण रूस जापान युद्ध था। अकेले युद्ध पर ही 2 अरब येन से ऊपर खर्च हुए थे और 1854 से 55 के जापान युद्ध के बाद हुई संधि की तरह इस युद्ध के बाद हुई शांति संधि में जापान को कोई हर्जाना नहीं दिया गया। देखिए, चीन जापान युद्ध हुआ था, उसके बाद चीन रूस भी युद्ध हुआ था जिनसे जापान को काफ़ी हद तक नुकसान झेलनी पड़ी थी और कई देशों से कर्ज लेना पड़ा था। तो उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। जो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा अच्छी हुई और उन्होंने कर्ज को चुकाना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, यही कारण था कि पोर्ट समाउथ संधि, देखिए आपको याद रखिए, पोर्ट समाउथ संधि का हिंसक विरोध हुआ। इस युद्ध का खर्च उठाने के लिए जापान ने विदेशों से ऋण लिया था और उस समय पर 1907 तक 1.4 अरब येन का कर्ज चढ़ गया था और 1909 से 13 के बीच चालू अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में उसका घाटा 8 से 9 करोड़ येन प्रतिवर्ष था। देखिए, विश्व युद्ध में जापानी अर्थव्यवस्था को यूरोप और एशिया के सभी देशों से और अधिक माल भेजने के प्रस्ताव मिले, क्योंकि पश्चिमी प्रतिद्वंदी कहीं और उलझे हुए थे, कहीं और मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और निजी निवेशों में वृद्धि हुई, लेकिन आय के अंतर बढ़ गए क्योंकि निश्चित आय वालों को युद्ध के बाद गर्म बाजारी से उतना लाभ नहीं मिला जितना कि सट्टेबाजी करने वालों को। युद्ध ने निजी उद्योग और वाणिज्य को लाभदायक और कहीं
अधिक विश्वासपूर्ण बना दिया। इस आधुनिक उद्योगों के अगुआओं ने, याद रखिएगा अगुआओं ने, ठीक है, 1917 में औद्योगिक क्लब की स्थापना की, जो कि उनकी नई उभरती शक्ति का प्रतीक था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व निर्माण उद्योग के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला, जिसमें 1914 से 19 के बीच 72% की वृद्धि हुई, जबकि मजदूर बल में केवल 42% बढ़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रम उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। इस क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च वृद्धि का क्षेत्र मशीन उद्योग में था, जिसमें पोत निर्माण, वाहन, मशीनी उपकरण आदि आते थे। पोत निर्माण में भी तेजी से विस्तार हुआ। सामानों की कीमत तो बढ़ी, लेकिन फिर भी मुनाफे की दर में वृद्धि हुई और माल आपूर्ति के प्रस्तावों में भी बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि के कारण निर्माण के तरीकों में भी सुधार हुआ, जिससे वही काम आधे समय में होने लगा। विश्व युद्ध के बाद मांग में गंभीर कमी आई। तो विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था तो मांग में जो था काफ़ी कमी आई, जिससे छोटी कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन मित्सुबिशी, याद रखिएगा मित्सुबिशी जैसी बड़ी कंपनियों को नौसेना की बढ़ती मांगों का सहारा मिल गया। ठीक है, तो आप देख लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन होता चला जाए। देखिए क्वेश्चन है, जापान के आधुनिकीकरण में बुद्धिजीवियों का क्या योगदान था, उन पे चर्चा करना है। देखिए, जापान के आधुनिकीकरण में बुद्धिजीवियों के योगदान की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, 12 नंबर का। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले हम छोटा सा आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, जब ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम उठा लीजिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा नाम है जिसको आपको नोट डाउन करना है, आपको लिखना है उस पर नोट डाउन कर, जो हम बताएंगे तो आप उन क्वेश्चनों उन नामों को लिखना, क्योंकि इसमें नाम बुद्धिजीवियों का नाम है जो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बुद्धिजीवी का नाम लिखते नहीं है जापान के बुद्धिजीवियों का, तब तक आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, उस समय का लोकप्रिय जापानी जुमला बुमने काइको, याद रखिएगा बुमने काइको, या सभ्यता और प्रभुत्वता उस समय की प्रवृत्ति का संकेत देता है। 1 फरवरी 1874 को 33 बुद्धिजीवियों ने सभ्यता और प्रभुत्वता को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बेरोकुशा, याद रखिएगा एक संस्था, 33 बुद्धिजीवियों ने एक संस्था खोली थी बेरोकुशा का गठन किया। इस संस्था में मेजी कुलीन वर्ग के अनेक प्रमुख सदस्य शामिल थे। इसका पहला अध्यक्ष मोरी अरी नोरी, ठीक है, याद रखिए मोरी अरी नोरी, इसका अध्यक्ष था मोरी अरी नोरी, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। अमेरिका में जापान का पहला राजदूत था। उसने सरकार में शिक्षा मंत्री समेत कई हैसियतों में काम किया। उसने इस संस्था की धारणा इसलिए बनाई क्योंकि उसे शिक्षा में रुचि थी और वह जापान में इसकी उन्नति के लिए तरीकों की तलाश में था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस संस्था के सदस्यों में विभिन्न बुद्धिजीवी थे, जिसमें बताया अब 33 बुद्धिजीवी थे। इसमें निशिमुरा शिकोगी, याद रखिएगा निशिमुरा शिकोगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा निशिमुरा शिकोगी जैसे कम्युनिस्टवादी मानवतावादी थे। निशिमुरा का तर्क था कि पश्चिम की सफलता की कुंजी नैतिकता में थी। नाकामुरा केउ भी एक बुद्धिजीवी था। नाकामुरा केउ भी व्यक्तिगत नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर जोर देता था और इसी कारण उसने J.L. मीरू, ठीक है, J.S. मीरू की ऑन लिबर्टी और सैमुअल स्माइल्स की सेल्फ हेल्थ का अनुवाद किया। कानो हिरोपुकी और
तुस्सा मासा मिची, याद रखिएगा ये सब नाम है, ठीक है, बुद्धिजीवियों का। कानो हिरोपुकी और तुत्सा मासा मिची और निशी आमने जैसी बुद्धिजीवी समाज की संगठित प्रकृति की बात करते थे। उनका तर्क था कि पश्चिम की शक्ति इस समय इस तथ्य में निहित थी कि इसका समाज विवेक के आधार पर निर्मित और संचालित था, लेकिन उनका दृष्टिकोणों में काफ़ी अंतर था। उदाहरण के लिए कातो तो शाही संस्था के महत्व के पक्ष में था, जबकि तुस्सा प्रभुत्व, वैधानिक और नौकरशाही संस्थाओं के विकास का पक्षधर था। देखिए, एक और सदस्य फुकुजावा युकिची, याद रखिएगा, एक और सदस्य था फुकुजावा, जिन्होंने ये बुद्धिजीवियों में शामिल नहीं था। ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानबूझकर सरकार से बाहर रहा और एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी के रूप में काम करता रहा। उसने केओ विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की। उसका तर्क था कि लोगों को अभी भी अपने अंदर स्वाधीनता का बोध विकसित करना था और इस कारण सरकार अभी भी तानाशाही बनी हुई थी, क्योंकि लोग अभी भी शक्तिहीन और ज्ञानी थे। वह उनका मानना था कि लोग अभी भी जो है शक्तिविहीन और ज्ञानी है। वह सरकार की यह कहकर आलोचना करता था कि सरकार मात्र एक ऐसा स्थान थी जहां कई बुद्धिमान लोग एक मूर्ख व्यक्ति की तरह काम करने को एकत्र होते हैं। देखिए, दूसरी ओर मोरी अरिनोरी, याद रखिएगा, मोरी अरिनोरी इस बात पर दृढ़ था कि सभी सक्षम लोगों को सरकार के लिए काम करना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति में सहायक होना चाहिए। उसने वाणिज्यिक संस्था स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? मोरी अरिनोरी ने, जिसने बाद में हितोशी बासी विश्वविद्यालय का रूप लिया। ठीक है, हितोशु बासी, याद रखिएगा, ये विश्वविद्यालय है जिनकी स्थापना मोरी अरिनोरी ने किया था। तो देख लिए कैसा लगा वीडियो। 2 प्रश्न बताएंगे, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन बताए। देखिए, इसमें जो है बिना नाम का आप इसे नहीं लिख पाइएगा, नाम याद करना ही होगा। जापान का एक ऐसा नाम है कि ऐसा नाम है जिसको आपको नोट डाउन करके आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किसने क्या किया। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, तो आपको नोट डाउन करके लिख लेना है इन सब नामों को और तब इस प्रश्न को बनाना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी EHI06 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।